वेलकम एवरीवन। यहाँ पर प्रूफ ऑफ द वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए। किस तरह वाटर एक सेंटर में सराउंडिंग कर रहा है। वाटर इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। आइए इस वाटर सराउंडिंग फिनोमेना की हेल्प से द मोस्ट मिस्टीरियस फिनोमेना ब्लैक होल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आफ्टर ऑफ ऑल ब्लैक होल है क्या, कैसे दिखता है, कैसे बनता है और कहाँ रहता है। इसलिए यह वीडियो आपको सरप्राइज कर सकता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले टर्म्स हैं, जो इस टर्म्स को इमेजिन करके पूरे सिस्टम का ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये है स्पेस टाइम, पार्टिकल, लाइट और इवेंट, जो एक फ्रेम तैयार करते हैं। एक और अदर टर्म होता है रिलेटिव। ये एक इंटरकनेक्टिंग वर्ड है जो किसी इवेंट को स्पेस टाइम, मास और लाइट एक दूसरे के रिलेटिव मेजरमेंट करने में मदद करते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, मान लो एक पत्थर आसमान से गिर रहा है जिसका इनिशियल पोजीशन पता नहीं है और हम इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक एप्पल पर इमेजिन कीजिए, एक एप्पल डाली के रिलेटिव में गिर रहा है जिसका हम एक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो बताया है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ब्लैक होल जैसे चीजों का डिस्कवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही हुआ है। ब्लैक होल क्या है? सबसे पहले तो आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका प्रेडिक्शन किया था। ब्लैक होल या डार्क मैटर या ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम का ऐसा खाली रीजन के अलावा कुछ भी हो सकता है जहां पर ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी भी चीज को खींच लेने पर उसका दोबारा बाहर आना नामुमकिन हो जाता है और उस चीज का पहले जैसा फिजिकल फॉर्म का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है। ब्लैक होल ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी से खींच लेता है। बस फर्क इतना है कि ब्लैक होल लाइट को भी छोड़ता है, जबकि पृथ्वी पर लाइट किसी भी दिशा में ट्रैवल करने के लिए फ्री है। एक ब्लैक होल सोलर मास से कई गुना विशाल हो सकता है। इमेजिन करो एक सन फुटबॉल जितना बड़ा है जिसका मास 5 kg है। अब इसी फुटबॉल को कंप्रेस करके इतना छोटा करेंगे जितना कि पेन की रिफिल में लगे बॉल जितना हो गया है और इसका मास 10 गुना यानी 50 kg ज्यादा हो गया है। ठीक इसी तरह ब्लैक होल भी कंप्रेस करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। ब्लैक होल शब्द के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट एचडीके ने किया था, जिन्होंने कथित रूप से इस शब्द की तुलना कलकत्ता के ब्लैक होल से की थी, जो एक जेल के रूप में ऐसा फेमस था जहां लोग प्रवेश करते थे लेकिन दोबारा कभी जिंदा निकल ही नहीं पाते थे। ब्लैक होल कैसे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा स्टार इतनी सी छोटी जगह में कैसे एग्जिस्ट कर लेता है और क्या यह बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में किस तरह दिखता है या है ही नहीं। यहाँ पर आप ब्लैक होल शब्द से कंफ्यूज मत होना कि ब्लैक होल ब्लैक दिखता है। वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल का असली फोटो देखना एक माइलस्टोन के समान। लंबे समय से स्टोन मानते थे कि ब्लैक होल की साइंस में ओनली एक ऐसा मिस्ट्री है जो ब्लैक होल के दो बेसिक अलग अलग आकार के पैमानों पर मौजूद होते हैं। एक तरफ अनगिनत ब्लैक होल्स हैं जो विशाल सितारों के अवशेषों से बने होते हैं, दूसरी तरफ पूरे यूनिवर्स में स्टेलर मास ब्लैक होल जो आमतौर पर सन से 10 से 24 गुना बड़ा पैमानों पर हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर उनका पता तभी लगा सकते हैं जब एक और तारा ब्लैक होल के ग्रेविटेशन की वजह से उनके आसपास के कुछ इफेक्ट्स का पता लगा लेते हैं। साइंटिस्ट इस इफेक्ट्स को पता करने के लिए मेनली एक्सरे को कैप्चर कर सकने वाले एडवांस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले EHT यानी इवेंट होरिजन टेलीस्कोप की हेल्प से मेसर 87 गैलेक्सी के सेंटर में 101 का पहला रियल फोटो खींचा था। हालांकि अधिकांश स्टेलर ब्लैक होल का डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस तरह ब्लैक होल बनाने के लिए पर्याप्त सितारों की संख्या को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 अरब ऐसे ब्लैक होल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम पर दूसरे छोर पर लाखों में सुपरमेसिव ब्लैक होल के रूप में बड़े पैमानों पर है। खगोलविदों का मानना है कि सुपरमेसिव ब्लैक होल लगभग सभी बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में स्थित होते हैं। यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपरमेसिव ब्लैक होल है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो ब्लैक होल, यह सबसे छोटा ब्लैक होल के कैटेगरी में आता है। इसका निर्माण यूनिवर्स के बनने के शुरुआत के साथ ही हो गया। दूसरा स्टेलर ब्लैक होल, यह हमारे सन के मास से लगभग 5 गुना के सितारे जितना बड़ा स्टार का अपने लाइफ के अंत में सुपरनोवा के रूप में फट जाता है, इसलिए इसको सुपरनोवा ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल,
ये सुपरमेसिव ब्लैक होल से भी छोटे होते हैं। चौथा सुपरमेसिव ब्लैक होल, इसका मास सोलर मास से 10 लाख से कई अधिक हो सकता है। यहाँ नोटिस करने की बात है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? किसी विशाल तारे मर जाते हैं, जीवन के अंत में बचे अवशेष होते हैं, जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी लॉ काम ही नहीं कर पाता। ब्लैक होल के अजीबोगरीबो कैरेक्टर को देखते हुए साइंटिस्ट के लिए प्रोबेबिलिटी के सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या ब्लैक होल जैसी वस्तु वास्तव में नेचर में एग्जिस्ट करता है, या यह केवल आइंस्टाइन के इक्वेशन के लिए केवल एक मिसक्रिप्शन ही है। आइंस्टाइन भी खुद गलत सोचने लगा था कि ब्लैक होल नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि कोलैप्स करने वाले कणों का एंगुलर मोमेंटम किसी रेडियस में उनकी मोशन को स्थिर कर देगा। हाउएवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर स्टडी कर रहे रिलेटिविस्टिक ने आर्गुमेंट देना शुरू किया कि ब्लैक होल चीज पर एक्चुअल में नेचर में फिजिकली एग्जिस्ट करता है, और 1960 के दशक के अंत तक अधिकांश रिसर्चर समझ चुके थे कि ब्लैक होल के इवेंट होरिजन नाम चीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमें इस बात पर नोटिस करनी चाहिए कि ब्लैक होल के बनने के पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी की सबसे बड़ी फैक्टर होता है। इसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स प्रोसेस नाम से जानते हैं। इसके अलावा हाई एनर्जी कोलिशन से भी ब्लैक होल बनते हैं, बट बहुत ही रेयर केस में होता है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स तब होता है जब किसी वस्तु का इंटरनल प्रेशर अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन की कंप्रेशन में वीक होता है, तो वैसे उस ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और डेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह ब्लैक होल में अपना इंटरनल प्रेशर जो ब्लैक होल को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है कि कंप्रेशन में ग्रेविटी का बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फाइनली डेड स्टार सिकुड़ने लगते हैं। हाई एनर्जी कोलिशन हाई एनर्जी के टकराने से भी एक नए ब्लैक होल बना लेते हैं। ब्लैक होल कैसे काम करता है, इससे पहले इसके स्ट्रक्चर पार्ट्स एंड प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, सबसे बाहर वाला सर्कुलर सरफेस दिख रहा है। साइंटिफिक टर्म में इसको इवेंट होरिजन या एक्रेशन सरफेस या स्वस्थ चाइल्ड टर्म से जानते हैं। और जस्ट सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट रीजन को सिंगुलरिटी कहते हैं। फोटोस्फीयर भी एक डिस्क के फॉर्म है जो आउट लेयर पे है और रिलेटिविस्टिक जेट एरो की तरह डिटेक्ट करते हुए दिखाया गया है। नो हेयर थ्योरम के अनुसार एक ब्लैक होल बनने के बाद स्थिर स्थिति अचीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ब्लैक होल रोटेट भी करता है, जिससे रोटेटिंग ब्लैक होल कहते हैं। अदरवाइज नो रोटेशनल ब्लैक होल होता है। तो क्या ब्लैक होल अदर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी जैसे कितना मैच करता है? एक ब्लैक होल में केवल 3 ही प्रॉपर्टी होते हैं, मास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एंगुलर मोशन। यदि आप एटलीस्ट 11th क्लास का स्टूडेंट भी है तो आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस बॉडी पर इंसिडेंट करते हैं तो इस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है और सीधा उस रेडिएशन का उस बॉडी द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और इस ऑब्जर्व एनर्जी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन करते हैं। एग्जैक्टली कई मायनों में ब्लैक होल इसी तरह काम करता है। आपको यहाँ पर नोटिस करनी चाहिए कि ये दोनों बॉडी से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इस बॉडी से इमिट होने वाले रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन से जाना जाता है। यह टेम्परेचर स्टेलर ब्लैक होल के लिए केल्विन के आरबी वे किससे काम का होता है। यही कारण है कि ब्लैक बॉडी को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। हॉकिंग रेडिएशन हॉकिंग ने अपने थ्योरी क्वांटम फील्ड थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। हॉकिंग की एसी ब्लैक होल की सरफेस ग्रेविटेशन करने के लिए एक टेम्परेचर के साथ काले रंग की तरह रेडिएशन इमिट करता है। ब्लैक होल किसी स्टार को किस तरह निकलता है? यदि कोई स्टार ब्लैक होल पर गिरता है तो क्या होता है? बात सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसा कि वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट में बताया। तो हम इस फिनोमेना को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एक ऑब्जर्वर है और दूसरा ऑब्जर्वर हम है। हम दोनों के पास 2 अलग अलग घड़ियां हैं, दोनों का टाइम सेम है। अब हम ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल पर कोलैप्स कर रहे हैं, यानी गिर रहे हैं। जब हम इवेंट ओरिजिन के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो आपको हम इस प्रकार दिखाई देंगे, जैसा कि मैं रुक गया हूं और एक जमे हुए बर्फ की तरह जम गया हूं और टाइम भी रुक गया है। इस तरह सिर्फ आपको दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में मेरे साथ इस तरह का कोई चेंजर नहीं होगा। सिमिलरली किसी स्टार के साथ भी यही होता है, कुछ समय के लिए हमें जमे हुए स्टार के रूप में दिखाई देगा। साइंटिफिक टर्म में इसको कोलैप्स्ड स्टार के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअल में कोलैप्स करते हुए स्टार के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फाइनली इस फिनोमेना को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल से बहुत दूर कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, जिस तरह पृथ्वी से लाइट के स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही बिहेव करता है। तो शायद आप सोच रहे थे कि ऐसे में हमारे पृथ्वी को भी किसी दिन ब्लैक होल खा लेगा और लाइफ का एग्जिस्टेंस डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा। बट चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा पृथ्वी किसी ब्लैक होल से डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। यहाँ पर फिगर देखिए कि ब्लैक होल के नजदीक पर स्पेस टाइम डिफॉर्म होने लगता है, जहां पर बहुत से पैथ्स ब्लैक होल से बाहर जाने की कंप्रेशन अंदर की ओर पैथ्स बेंड कर रहा है।
इस प्रकार पथ इवेंट ओरिजिन के अंदर ले जाता है। लेकिन इसका मास का काम क्या होता है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार प्रेजेंस ऑफ मास स्पेस टाइम को इस तरह से डिफॉर्म करता है कि पार्टिकल्स द्वारा किए गए पैथ मास की ओर बेंड कर जाते हैं और इवेंट ओरिजिन के पास इंफॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ब्लैक होल से दूर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है। अभी तक हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट से किस तरह भस्म हो जाता है, लेकिन टाइम का क्या होता है? यह बहुत ही शॉकिंग करने वाला क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। ब्लैक होल से बहुत दूर ऑब्जर्वर के लिए ब्लैक होल के पास रखी घड़ी को धीमी गति से टिक टिक करते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार अपने पास रखी घड़ी का टाइम और ब्लैक होल के पास रखी घड़ी के बीच टाइम का डिफरेंस होगा। इस टाइम डिफरेंस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ फिजिक्स के लॉ इस पर काम नहीं करता। इसी वजह से इस ऑब्जेक्ट पर सभी प्रक्रियाएं आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए स्लो हो जाती है। आप दूसरा इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, जैसा कि ब्लैक होल द्वारा कोई भी इमिटिंग लाइट रेड और स्लो दिखाई देगा। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशन रेड शिफ्ट कहा जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह प्रोसेस बहुत तेजी से होती है। 1 सेकेंड से भी कम समय में कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल पर गायब हो जाता है और दिखाई भी नहीं देगा। वीडियो शायद आपको बोरिंग लग रही है, खैर छोड़ो। इस यूनिवर्स में जितने भी वस्तु हैं सभी का क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स को निगल लेगा। ब्लैक होल का डिस्ट्रक्शन भी हाइकिंग रेडिएशन के फॉर्म में वेपराइज करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोटोन और अदर पार्टिकल के इमिशन से मास खो देता है। एस्टिमेटर के मुताबिक 10 की पावर 11 एम नॉट के मास वाला एक सुपरमेसिव ब्लैक होल लगभग 2 × 10 की पावर 100 वर्षों में खत्म हो जाएगा। एक इंफॉर्मेटिव फैक्ट, ब्लैक होल हाइकिंग रेडिएशन के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन नहीं करते हैं। साइंटिफिकली इस डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को ब्लैक होल वेपराइजेशन कहते हैं।